अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्मों के सबसे बड़े स्टार, जिनकी पॉपुलैरिटी आज राज्यों और भाषाओं की सीमा लांघ चुकी है। उनकी फिल्म पुष्पा के एक शो में भगदड़ मचती है जिसमें एक महिला मारी जाती है। जनता के जान चले जाने के बाद भी हम केस कुछ भी नहीं लगा तो आप क्या बोलेंगे? सिनेमा एक्टर के लिए, फिल्म स्टार के लिए एक नया संविधान कोई कुछ बनाया। इस मुद्दे पर राजनीति एक्टिव है। अल्लू अर्जुन की फिल्में तेलंगाना में प्रतिबंधित करने की मांग वहां की सरकार के लोग उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये अल्लू अर्जुन तो आंध्र प्रदेश का है, इसने किया क्या है हमारे राज्य के लिए? तो बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है, तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। अल्लू अर्जुन इस मामले पर जेल में पहुंच जाते हैं, परंतु क्या ये मुद्दा फिल्म से जुड़ा हुआ है या फिर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन के बीच एक बहुत बुरा इतिहास है जिसका बदला लिया जा रहा है? I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight in one evening for a number of years, I've earned this respect after 22 years of work, and overnight when it's sabotaged, it really hurts. कैसे एक पारिवारिक इशू को पर्सनल वेंडेटा के लिए राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है? क्या अल्लू अर्जुन ऐसे अकेले स्टार हैं जो इस सत्ता की हनक से जूझ रहे हैं, और क्या ये हनक कांग्रेस के डीएनए में है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अल्लू अर्जुन जो है ना, वो कोई सड़क पर सस्ता नशा करके फुटपाथ पर पड़ा कोई बेवड़ा नहीं है जिसे कच्ची शराब की थैली के साथ पुलिस ने पकड़ लिया हो। अल्लू अर्जुन एक ऐसा नाम है जिसने भारतीय फिल्म उद्योग में तबाही मचा रखी है, जिसकी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म पुष्पा ने 21 दिनों में 1100 करोड़ की कमाई कर ली है। और ये फिल्म ना अभी रुकने वाली नहीं है। आजकल अधिकांश फिल्में बिना ड्रामेटिक डायलॉग्स के बनती हैं, पर अल्लू अर्जुन के डायलॉग्स हॉट केक्स की तरह बिक रहे हैं। परंतु लगता है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन को फ्लावर समझ लिया है और किसी भी कीमत पर उन्हें झुकाना चाहते हैं। परंतु क्यों? चलिए इस पूरे प्रकरण को समझते हैं। पुष्पा का सेकंड पार्ट 5 सितंबर 2024 को सिनेमा हॉल्स में रिलीज होता है। इस फिल्म की रिलीज का कितना क्रेज था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में 4 दिसंबर के दिन अल्लू अर्जुन तेलंगाना में स्थित संध्या सिनेमा में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, जहां उन्हें देखकर वहां की जनता एक्साइटेड हो जाती है और वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब इसी भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है और उसका 9 साल का बेटा श्री तेज घायल हो जाता है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। यहाँ ये पूरा कांड होता है और वहां पर प्रशासन इसका पूरा जिम्मेदार जो है अल्लू अर्जुन और उनकी टीम को मानने लगता है, और इसके साथ ही थिएटर के प्रबंधक के खिलाफ भी धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो जाता है। अब यहाँ पर पुलिस कह रही है कि भाई उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि अल्लू अर्जुन वहां पर जाने वाले हैं, लेकिन बात दूसरी तरफ से ये भी निकल कर आ रही है कि थिएटर प्रबंधक को अल्लू अर्जुन के बारे में पता था कि वो आएंगे। 6 दिसंबर को अल्लू अर्जुन ट्वीट करके महिला की मौत पर अपना दुख प्रकट करते हैं। अल्लू अर्जुन ने मृतक परिवार को 25 लाख मुआवजे के रूप में दिए हैं तथा फिल्म का इतना अच्छा बिजनेस करने पर भी वो जश्न नहीं मनाने का वो फैसला ले चुके हैं। 9 दिसंबर को इस मामले में पहली गिरफ्तारी होती है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें संध्या थिएटर के पार्टनर एम संदीप, मैनेजर नागार्जु और पिछली बालकनी के इंचार्ज जी विजय चंदर को पुलिस गिरफ्तार करती है। 11 दिसंबर को अल्लू अर्जुन अपने ऊपर हुई एफआईआर को हटाने के लिए हाई कोर्ट में जाने का फैसला लेते हैं, परंतु 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अगले ही दिन अल्लू अर्जुन को 50,000 रुपए का बॉन्ड भर के 4 हफ्ते के लिए जमानत मिल जाती है और वो अपने घर आ जाते हैं। ये बेल 13 तारीख को मिलनी थी, लेकिन पुलिस पेपर वर्क में देरी करती है, जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन को एक रात जेल में रहना पड़ता है। 14 दिसंबर को बेल मिलने के बाद 15 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से अल्लू अर्जुन कहते हैं कि लीगल मामले की वजह से वो अभी तक मृतक के परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं और वादा करते हैं कि उसके इलाज में जितना भी खर्च आएगा वो अल्लू अर्जुन करेंगे। परंतु अब ना इस मुद्दे में एक नया ट्विस्ट आता है। अब थिएटर के मालिक कहते हैं कि पुलिस को उन्होंने पत्र लिखकर इस बारे में सूचना दी थी कि अल्लू अर्जुन आने वाले हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद अल्लू अर्जुन को इस घटना के चलते कुछ लोग ट्रोल करने लगते हैं। उनकी गिरफ्तारी को पीआर स्टंट बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से मूवी की कमाई में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और अब राजनीति तैयार थी
इस आसान विकेट पर बैटिंग करने के लिए। 21 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अल्लू अर्जुन पर आरोप लगा देते हैं और कहते हैं कि ये पूरी गलती जो है ना वो इस पूरे प्रकरण में अल्लू अर्जुन की ही है। वो पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे, वो अपने फैंस की तरफ हाथ हिला रहे थे, जिसकी तरफ से भगदड़ मच गई। इसका जवाब देते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि पुलिस ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी तथा पुलिस ने ही उन्हें घटनास्थल पर पहुंचाया था। अगर उनके पास अनुमति नहीं थी तो वो हमें वापस भेज देते, ना कि हमें रास्ता दिखाते। और इसके पश्चात तेलंगाना शासन और प्रशासन दोनों अल्लू अर्जुन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। आज से केवल 2 दिन पहले कांग्रेस के एमएलए भूपति रेड्डी ने अल्लू अर्जुन से कहा कि तुम आंध्र प्रदेश के हो, तुम्हारा तेलंगाना के लिए क्या योगदान है। इसके अलावा उनको धमकी दी जा रही है कि वो अल्लू अर्जुन की फिल्मों को तेलंगाना में बैन करवा देंगे। आगे उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीएम के विरुद्ध बोलने की। तुम यहाँ एक प्रवासी हो जो अपनी जीविका के लिए यहाँ पर आया है, तुम उतनी ही इज्जत रखो जितनी तुम्हें मिल रही है। अल्लू अर्जुन की फिल्में तेलंगाना के थिएटर्स में नहीं लगने दी जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच अल्लू अर्जुन सामने आते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ना, वो मेरा चरित्र हनन का प्रयास है। पर तेलंगाना कांग्रेस की सत्ता क्यों कर रही है ये प्रयास? क्या कोई बदले की भावना है? वो आगे देखते हैं। देखिए, अल्लू अर्जुन केवल फिल्मों के कारण ही नहीं, अपने सामाजिक इनिशिएटिव्स के कारण भी स्पॉटलाइट में बने रहते हैं। और इनमें से कई कार्य अल्लू अर्जुन अकेले नहीं करते, बल्कि तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर किया करते हैं। पर अभी की रेवंत रेड्डी की तेलंगाना सरकार ने न केवल संध्या थिएटर केस में अल्लू अर्जुन के पीछे लॉ एनफोर्समेंट को लगा दिया है, बल्कि पूरा राज्य तंत्र ही उनके विरुद्ध काम कर रहा है। इसीलिए लोगों की भौहें भी तन रही हैं। लोग सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं कि किस एजेंडा के तहत अल्लू अर्जुन को राज्य की सरकार ने ऐसा ट्रीटमेंट दिया है। क्या इसमें कोई राजनीतिक लाभ है या ये सचमुच न्याय देने की ही मुहिम है, या केवल वेंडेटा की राजनीति है? क्या है ये सब कुछ? देखिए, रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन के बीच जो आज चल रहा है ना, उसका एक इतिहास है। और ये ना कोई आज की बात नहीं है। पहली बात तो ये कि अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी और सीएम रेवंत रेड्डी की पत्नी गीता रेड्डी, ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और दोनों के संबंध भी सहेलियों वाले हैं। पर ये बात ना अल्लू अर्जुन और रेवंत रेड्डी, इन दोनों के लिए नहीं बोली जा सकती कि दोनों के रिश्ते दोस्तों वाले हैं। कहा यह जाता है कि जब रेवंत रेड्डी का राजनीतिक सफर धीमी गति से चल रहा था ना, तब अल्लू अर्जुन एक बड़ा नाम बन चुके थे और रेवंत रेड्डी इस हॉट एंड हैपनिंग स्टार को अनुरोध करते हैं कि भाई मेरे एक फंक्शन में आ जाओ। ऐसे फंक्शंस में जनरली राजनेता बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को बुलाते हैं अपनी छवि को चमकाने के लिए, या सरल शब्दों में इसको कहें एंडोर्समेंट के लिए। ईगो मैं क्यों कह रहा हूँ कि अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए रेवंत रेड्डी ने तब से कोशिश शुरू कर दी थी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। रेवंत रेड्डी के अल्लू अर्जुन के दफ्तर में मैसेज भेजा गया, अल्लू अर्जुन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। पर अल्लू अर्जुन इस एंडोर्समेंट के लिए मना कर देते हैं। और ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है कि रेवंत रेड्डी का बुलावा था इसलिए मना कर दिया था। नहीं, अल्लू अर्जुन आमतौर पर राजनीति से स्वयं को दूर ही रखते थे और ये बात रेवंत रेड्डी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और यहीं से डिफरेंसेस आरंभ हो जाते हैं दोनों के बीच में। अब भाई, दो लोग जिनकी पत्नियां आपस में रिश्तेदार हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, तो पत्नियों को तो बुरा लगेगा। तो पत्नियों ने एक दूसरे से बात की और इन दोनों की मीटिंग अरेंज करी। अब मीटिंग अरेंज तो हो गई, दोनों ने मीटिंग के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन एन मोमेंट पे हाँ करने के बाद कैंसिल कर दी। और उस कोशिश में यह था कि रेवंत रेड्डी की पत्नी ने एक मीटिंग फिक्स कराई। अल्लू अर्जुन को जाना था, मान लीजिए अगले दिन सुबह 10 बजे, रात में 2 बजे उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर समय आगे बढ़ता है, 2023 के तेलंगाना चुनाव होते हैं और कांग्रेस बीआरएस को पछाड़ देती है। और ये विजय केवल एक आदमी के कारण संभव होती है, ऐसा कांग्रेस को लगता है, जिसका नाम होता है रेवंत रेड्डी। और इस जीत के आधार पर उन्हें ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री थे, अल्लू अर्जुन बड़े स्टार थे और ऐसे कई मौके थे जहां रेवंत रेड्डी अल्लू अर्जुन से मिलना चाहते थे, पर अल्लू अर्जुन ने हर बार मना कर दिया। कि बाई चांस तब ये रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए थे, दोनों एक साथ दिल्ली में मौजूद थे, रेवंत रेड्डी के दफ्तर से वो मैसेज गया, लेकिन अल्लू अर्जुन ने यहाँ भी मिलना वो जरूरी नहीं समझा। अब कदाचित मुख्यमंत्री के मन में टीस बढ़ गई होगी, आखिर कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि एक मुख्यमंत्री को मना कर दे। और ऐसे केसेस में ना सत्ता की हनक जाग जाती है और जिससे बदला लेना होता है ना,
उससे बदला लेने के लिए मात्र एक मौका तलाशा जाता है। और वो मौका मिलता है कब? जब संध्या थिएटर में स्टैम्पेड हो जाता है। इस स्टैम्पेड में जो मृतक थी ना, उसके स्वयं के पति भी अल्लू अर्जुन को इसका दोषी नहीं मानते हैं, परंतु तेलंगाना की सत्ता तो हत्या का आरोप ही अल्लू अर्जुन के माथे पर लगा रही है। परिणाम जो भी हो, पर सत्ता का संदेश था कि देखो मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। वह कदाचित ना केवल अल्लू अर्जुन को बल्कि पूरे के पूरे टॉलीवुड को यह संदेश देना चाहता था। पर इस पूरे पर्सनल एंगल में ना एक नैरेटिव ऐसा भी है जो कदाचित रेड्डी सरकार के निर्णय को प्रभावित कर रहा है, और वो है अल्लू अर्जुन का कांग्रेस के प्रतिद्वंदियों के साथ निकटता। 2023 से ना ये देखा जा सकता है कि लोकसभा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा में अल्लू अर्जुन ने अपने मित्र बंधुओं के लिए वोकल होकर प्रचार किया है। ऐसे ही प्रचार उन्होंने अपने मित्र वाईएसआरसीपी के कैंडिडेट शिल्पा रविचंद्र किशोर रेड्डी के लिए भी किया था, नंदयाल से। फिर बीच में प्रशांत किशोर से मिलने की खबरें भी आ रही थी इनकी। बाकी अल्लू अर्जुन का जो परिवार है ना, वो राजनीति में कई वर्षों से रह चुका है। चिरंजीवी अल्लू अर्जुन के फूफा हैं और वो एक नेता रह चुके हैं कांग्रेस से, और सेंट्रल मिनिस्टर फॉर टूरिज्म भी रह चुके हैं। उन्हीं चिरंजीवी के छोटे भाई हैं जिनका नाम है पवन कल्याण। आज पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम हैं, और आज भले ही पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में हों, पर आज भी उनका नाम हैदराबाद में चलता है। और इस पूरे प्रकरण में पवन कल्याण समेत कई लोगों ने रेवंत रेड्डी का विरोध किया है, अल्लू अर्जुन का साथ देते हुए। आपका स्टेटमेंट आया कि कानून सबके लिए एक बराबर। कहाँ है, किधर है आपका कानून? जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा ध्वंस हो चुका है। परंतु इसके अतिरिक्त ना एक बात और भी है। हिंदुत्व की राजनीति का दक्षिण भारत में प्रवेश करना, कर्नाटका और आंध्रा समेत तमिलनाडु और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है। और यदि अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स अनअपोलोजेटिकली मंदिरों में दिखाई देते हैं, तो हिंदुत्व की राजनीति को और विस्तार मिलता है, और ये कदाचित कांग्रेस की राजनीति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब देखिए, इसमें ना एक चीज और भी दिखाई देती है, और वो है तेलुगु वोट्स। जो दक्षिण की राजनीति है ना, वहां पर स्टार पावर का बड़ा महत्व होता है, जो आपको पता भी होगा। ये महत्व इतना होता है कि एक्टर्स ना अपने स्टारडम के आगे एक राजनीतिक करियर की भी मंशा रख लेते हैं, और वो मंशा इसी स्टारडम से पूरी होती हुई दिखाई भी देती है। दक्षिण की राजनीति में इन स्टार्स का लेवल कुछ ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव एंडोर्समेंट हुई नहीं कि आपकी जीत पक्की। अंततः इशारा तो उस ओर है कि अल्लू अर्जुन से अपनी पर्सनल खुंदस निकाली जा रही है, वरना जो अल्लू अर्जुन राजनीति से किनारा रखते थे, सरकार के साथ सामाजिक कार्य करते थे, वो क्यों ही शत्रुता मोल लेंगे एक राज्य के मुख्यमंत्री से। बाकी कांग्रेस का कोई राजनेता इस प्रकार का एलिजिड वेंडिटा कोई पहली बार नहीं कर रहा है। कई स्टार्स के करियर डुबोए हैं कांग्रेस के नेताओं ने। चलिए उन्हें आगे देखते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी से एक बात समझ में आती है कि अल्लू अर्जुन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के मध्य जो भी इतिहास है, उसका दंड कदाचित अल्लू अर्जुन आज वर्तमान में भोग रहे हैं। इसे सत्ता की हनक का दुरुपयोग कहा जाता है, परंतु कांग्रेस ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इसके पहले भी नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के समय में भी कई स्टार्स पर ऐसा एक्शन लिया जा चुका है। चलिए चाचा नेहरू के समय से शुरू करते हैं। मजरू सुल्तानपुरी एक प्रसिद्ध गीतकार और उर्दू के कवि थे। मिल मजदूरों की एक बैठक के दौरान उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लिखी एक कविता सुनाई। इसमें उन्होंने नेहरू के लिए कॉमनवेल्थ का दास और हिटलर का चेला ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया नेहरू से, और इसके लिए उन्हें बलराज साहनी के साथ 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। सोचिए, एक कविता में देश के प्रधानमंत्री को हिटलर कहने पर जेल, और ये भी सोचिए कि इस अपराध में आज कितने लोग जेल में होते हैं। परंतु चलिए नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी का केस देखते हैं। 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था। उस समय विद्याचरण शुक्ल सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। वो 20 सूत्री कार्यक्रम को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए गीतों का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके लिए ना किशोर कुमार का चयन किया गया था, जो कि ऑल इंडिया रेडियो पर उस समय के सबसे बड़े सितारे थे। परंतु इमरजेंसी का एक प्रकार से विरोध करते हुए किशोर कुमार ने गाना गाने से मना कर दिया। इससे इंदिरा गांधी भड़क गई और किशोर कुमार के सभी गानों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये वो समय था जब रेडियो ही अधिकांश लोगों के पास था, और वहां पर आपकी अनुपस्थिति आपको बर्बाद कर सकती
सकती थी। बाद में एक समझौता हुआ जिसमें किशोर दा गाना गाने के लिए राजी हो गए। इधर 14 जून 1976 को ये राजी हुए थे और 16 जून को प्रतिबंध हटा दिया गया था। यदि किशोर कुमार नहीं झुकते तो उनकी बर्बादी तय थी। 1977 में एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे। तब उनको धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने बिहार में कांग्रेस का प्रचार नहीं किया तो उन्हें बड़ौदा डायनामाइट केस में फंसा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने कई फिल्मों पर बैन भी लगाया था। गुलजार की फिल्म आंधी जो फरवरी 1975 में रिलीज हुई थी, इसे बैन कर दिया गया था। फिल्म पर इंदिरा गांधी की इमेज को खराब करने का आरोप लगा था। फिल्म को लेकर ये अफवाहें थी कि ये इंदिरा गांधी और उसके पूर्व पति के रिश्ते पर बनी है। इसके अतिरिक्त अमृत नाहटा की प्रसिद्ध आपातकाल विरोधी फिल्म किस्सा कुर्सी का अप्रैल 1975 में बनाई गई थी, लेकिन कभी रिलीज ही नहीं हुई। उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल और इंदिरा गांधी के 29 वर्षीय बेटे संजय गांधी ने फिल्म के सभी प्रिंट नष्ट कर दिए थे। IS जौहर की नसबंदी पर बनी फिल्म पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें 1975 में संजय गांधी द्वारा शुरू किए गए जबरन नसबंदी अभियान को दर्शाया गया था। इस अभियान में लगभग 83 लाख पुरुषों की नसबंदी की गई थी। बाद में सरकार बदलने पर इस फिल्म को रिलीज होने की अनुमति मिली थी, परंतु ये फिल्में बैन करना और पुस्तकें बैन करना ना, ये फिर भी छोटे उदाहरण हैं। इंसान बैन करना, इंसान को बर्बाद करना, ये बड़ा उदाहरण है। बड़ी बात यह होती है कि वेंडेटा की राजनीति के कारण सितारों को बर्बाद किया जाता है। कभी किशोर कुमार और मजरूह सुल्तानपुरी के साथ ऐसा हुआ था और आज अल्लू अर्जुन के साथ यही होता दिख रहा है और कांग्रेस इस खेल में माहिर है। कुछ वर्ष पहले इसी सत्ता के दुरुपयोग से कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया था मुंबई में। वहां भी कांग्रेस शासन में थी। अब दो प्रश्न उठते हैं यहाँ पर। पहला, क्या बीजेपी ये सब करने का दम रखती है? और दूसरा, कांग्रेस इस कार्य को इतनी सरलता से कैसे कर लेती है? वो आगे देखते हैं। देखिए, सत्ता की एक हनक होती है और ये हनक बनी रहनी चाहिए। उसे टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं लिया जा सकता और ये बात ना प्रत्येक नागरिक को पता होनी चाहिए। कांग्रेस इस हनक का प्रयोग बड़े अच्छे से करना जानती है, दुर्भाग्य से गलत कामों के लिए, पर्सनल वेंडेटा के लिए। और बीजेपी इस गेम में बहुत पीछे है, बहुत पीछे। इसे ना कुछ उदाहरण से प्रूव करता हूं। 4 जून 2011 दिल्ली में कितनी भीषण गर्मी होगी उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और ऐसे में स्वामी रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। मुद्दा था विदेशों में जमा काला धन, जिस पर एक देशव्यापी आंदोलन छिड़ा हुआ था। और उस समय की सरकार के 4 मंत्री स्वामी रामदेव के आगे पीछे घूम रहे थे आरंभ में नेगोशिएशंस के लिए, परंतु बात बनती नहीं है, नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं। वो शनिवार की शाम थी। सरकार एक फर्जी लेटर लेकर आई और स्वामी रामदेव और सरकार के बीच समझौते हो गए, ऐसा दिखाया गया। जबकि स्वामी रामदेव इस समझौते को अपने मंच से बकवास कह रहे थे और साथ में कह रहे थे कि भूख हड़ताल जारी रहेगी। बस फिर क्या था, शाम को ये बातें हुई थी और रात 9 बजे तक पुलिस रामलीला ग्राउंड के सामने खड़ी हुई थी, हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ। सीआरपीएफ और दंगा रोकने वाली फोर्स भी जल्दी ही आ गई। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। रात के 1:35 हो रहे थे। देश सोया हुआ था और रामलीला मैदान पर प्रदर्शनकारी भी सो चुके थे। अचानक से पंडाल में सोए हुए लोगों पर पुलिस की लाठियां चलनी शुरू हो गई थी। पंडाल के अंदर अश्रु गैस के गोले फेंक दिए गए थे। ये सब ना रात को टीवी पर चल रहा था, पर देखने वाले लोग तो सोए हुए थे। सुबह तक स्वामी रामदेव को बंदी बनाया जा चुका था और ये एक्शन ना मात्र कुछ दिन चले आंदोलन पर हो चुका था। मीडिया को इस तरीके से मैनेज किया गया कि सरकार पर हिटलर होने का, डिक्टेटरशिप का कोई आरोप ना लग सके। अब आप इसे कंपेयर करिए 101 दिन चले शाहीन बाग के सड़क रोकने वाले आंदोलन से, और फिर दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर इंडेफिनिट सड़क रोकने वालों से। आज की सरकार ने क्या किया? इसी को ना सत्ता की हनक कहते हैं। शाहीन बाग का जो आंदोलन था ना, वो सीए के विरोध में था। ये कहा जा रहा था कि इससे मुस्लिम समुदाय की नागरिकता चली जाएगी। सड़कें रोक दी गई थी, दंगे करवाए जा रहे थे, पर सत्ता ये सब रोके नहीं रोक पा रही थी। वहीं 2011 में स्वामी रामदेव भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि देश लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को झेल रहा था। तब भी रातों रात स्वामी रामदेव को सत्ता ने यूं उठवा लिया था। इसी को कहते हैं सत्ता की हनक। आज की सरकार सही केस में भी इस हनक को नहीं दिखा पा रही है और फिर भी डिक्टेटर कहला रही है। वहीं कांग्रेस ने इस हनक को कदाचित सर्वदा गलत केसेस में प्रयोग किया, फिर भी हिटलर से तुलना उनकी नहीं हुई। यही लिबरल प्रिविलेज है। आज की सत्ता के विरोध में बोलने वाले लोग ना फल भूल रहे हैं और एक्चुअल में होना भी यही चाहिए।
सत्ता यदि वेंडेटा करने लगे तो पूरा देश जेल में मिलेगा। पर सत्ता को इतना तो पता होना चाहिए कि अपनी हनक का प्रयोग कहां करना है और कहां नहीं। अल्लू अर्जुन के साथ जो हो रहा है ना, वो करने का कदाचित एक बहाना मिल गया है वहां की सरकार को। ये किस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज से रुकेगा ये कोई नहीं जानता, परंतु ये पूरा केस इतना अवश्य दिखाता है कि यदि राजनीति अपने वेंडेटा पर आ जाए तो आपको बर्बाद कर सकती है। और असल में इसे सत्ता की हनक नहीं, सत्ता का दुरुपयोग कहते हैं। आशान्वित हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप आगे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें सपोर्ट यूपीआई और ज्वाइन बटन के थ्रू किया जा सकता है, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना, इसे भी अवश्य देखिए, ये आपको और आगे की जानकारी देगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।